भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संघीय बजट यानी भारत का जो संघ शासन है, केंद्र सरकार है, उसके द्वारा किस प्रकार से अपना बजट तैयार किया जाता है और बजट में कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, कौन से उसके अंदर प्रावधान किए जाते हैं। तो इन संपूर्ण दस्तावेजों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बजट के संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो जो भारत का संविधान है, इस संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। बजट वर्ड यूज नहीं है। तो क्या किया गया है? अनुच्छेद 112 में बजट के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं और इसको वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण इसको नाम दिया गया है और ये कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकल्पित प्राप्तियां और व्यय, जिस वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उस संबंधित वर्ष के लिए कौन कौन सी प्राप्तियां होगी और कौन कौन से व्यय किए जाने हैं, उनका एक विवरण प्रस्तुत करवाएंगे और ये विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाएगा। इसी प्रकार का एक प्रावधान राज्यों के संबंध में भी है। जो अनुच्छेद 202 है, ये अनुच्छेद 202 राज्यों के लिए प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो तैयार करवाया जाएगा और उसे राज्य की जो संसद है, राज्य की जो विधानसभा है उसमें प्रस्तुत करवाया जाए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 112 केंद्र सरकार के लिए और अनुच्छेद 202 राज्य सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करते हैं और यही वार्षिक वित्तीय विवरण हमें बजट के नाम से इनको पुकारते हैं। नेक्स्ट बात करें बजट का इतिहास। बजट प्रारंभ कहां से हुआ, कैसे हुआ, इस सब की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इसके बारे में बात करें तो जो बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा के बूजट से लिया गया है। फ्रेंच भाषा के बूजट से लिया गया है और बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो जो फ्रेंच वर्ड है बुजेट, बुजेट का ही रूपांतरण हमने बजट में किया और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहली बार इस शब्द का प्रयोग 1773 में 1773 ईस्वी में एक व्यंग्य के तौर पर जब रॉबर्ट वॉलपॉल इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो ओपनिंग बजट पेश कर रहे थे। ओपनिंग दी बजट एक वित्तीय योजना उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी, तो इसका व्यंग्य में मजाक करने के लिए लोगों ने क्या किया, इसको बुजट बुजट कहना शुरू कर दिया और उस समय बुजट का जो अर्थ था वो चमड़े का थैला होता था। तो लोगों ने रॉबर्ट वॉलपॉल की जो स्कीम थी ओपनिंग दी बजट, ओपनिंग दी बजट जो वित्तीय योजना थी उसका विरोध किया था मजाक में और विरोध करते करते ये जो वर्ड था ये प्रचलन में आ गया। रेनगेज जो एक अर्थशास्त्री है वो ये कह रहे हैं कि आधुनिक राज्यों में जो बजट है ये क्या है, सार्वजनिक आय और व्यय का अनुमान। बजट क्या होता है कि किसी भी राज्य की जो सार्वजनिक आय होती है और सार्वजनिक व्यय होती है, यानी राज्य को कितना इनकम हो रहा है और उसमें से राज्य कौन कौन सी योजनाओं पर कितना खर्च करेगा, तो इनका जो लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम बजट कहते हैं। नेक्स्ट बात करें भारत में ये जो बजट है इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से ये भारत में आया, कब कब इसको प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले किसने किया, सर्वाधिक बार किसने किया। तो इस प्रकार के कुछ जो फैक्ट्स हैं उसकी बात करें
तो भारत में जो पहला बजट है, भारत का जो पहला बजट है वो 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत का जो पहला बजट है ये 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में सबसे पहले भारत का जो बजट था 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर बात करें स्वतंत्र भारत की, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो पहला बजट है ये 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और उस समय के जो वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी, इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया जाता है 26 नवंबर 1947 को। फिर भारत की बात करें गणराज्य की, जब भारत का संविधान लागू हो गया उसके बाद जो पहला बजट आया था यानी 1949-50 में जो प्रथम बजट आया था ये श्री जॉन मथाई, ये गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो श्री जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार तो ये तीन बातें हुई कि भारत का जो पहला बजट, भारत में जो पहला बजट था वो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें तो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी भारत का बजट प्रस्तुत करते हैं जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और स्वतंत्रता के बाद जब भारत गणराज्य बन गया तो गणराज्य का जो पहला बजट है वो 1949-50 के अंदर श्री जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार 1920-21 में ब्रिटिश रेलवे के एक अर्थशास्त्री थे विलियम एकवर्थ, 1920 और 21 के अंदर एक समिति गठित की जाती है ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री एकवर्थ की अध्यक्षता में। और इस समिति में 10 सदस्य थे। तो 10 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाता है और इस कमेटी के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष हैं विलियम एकवर्थ। और इस एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, इस एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया। यानी 1924 से पहले जो रेल बजट और आम बजट था उनको संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन जो विलियम एकवर्थ की समिति गठित की गई थी, इस समिति के द्वारा 1924 में 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट बात करें 1924 से लेकर के जब पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924 में, तो 1924 से लेकर के 2017-18 वित्तीय वर्ष 2017-18 का जब बजट प्रस्तुत किया गया तब तक के लिए रेल बजट को आम बजट से अलग ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी दो प्रकार के बजट पेश किए जाते थे, एक आम बजट जिसको हम साधारण बजट कहते थे, संघीय बजट कहते थे, और दूसरा उसके साथ एक और बजट प्रस्तुत होता था जिसको हम रेल बजट कहते थे। तो ये जो रेल बजट है ये एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में आम बजट से अलग किया गया और तब से लेकर के 2017-18 तक इस बजट को अलग ही रखा गया। लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 का जो बजट था उसमें रेल बजट को फिर से आम बजट के अंदर शामिल कर दिया गया। यानी 1924 के पहले की स्थिति को वापस लागू कर दिया गया और जो आम बजट और रेल बजट थे दोनों को एक ही के अंदर मिक्स कर दिया गया। उसके बाद से वर्तमान समय तक रेल बजट और आम बजट एक ही साथ में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 2017-18 में कुछ और भी परिवर्तन किए गए। 2017-18 का जो बजट था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। सामान्यतः जो बजट है वो 28 या 29 फरवरी को, फरवरी के महीने का जो अंतिम वर्किंग डे होता था
उसके हिसाब से प्रस्तुत किया जाता था, उसके हिसाब से प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2017-18 का बजट प्रस्तुत करते समय श्री अरुण जेटली जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने की नई परंपरा का प्रारंभ कर दिया। तो 2017-18 से पूर्व जो बजट था वो फरवरी के अंतिम जो दिवस होते थे 28 या 29 फरवरी उसको प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2017-18 में पहली बार श्री अरुण जेटली के समय बजट को 1 फरवरी से प्रस्तुत करना शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 जो कोविड काल था, तो कोविड काल के अंदर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया। यानी इस प्रकार के बजट में किसी भी प्रकार के कागज का मुद्रण नहीं किया गया, बजट की कोई हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं की गई, और पहली बार भारत में जो पेपरलेस बजट है, कागज रहित जो बजट है, वो 2021-22 के अंदर प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुत करने वाले जो वित्त मंत्री है वो थे निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट बात करें, हाँ, किसी भी महिला वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया पहले बजट की बात करें कि कोई भी महिला वित्त मंत्री जिसने सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया हो, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो श्रीमती इंदिरा गांधी का आएगा। और उन्होंने 1970 में पहली बार एक महिला के तौर पर जो बजट है उसको प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि इस समय इनके पास में वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। प्रधानमंत्री के साथ साथ में वित्त मंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार है ये भी इनके पास था। तो इसलिए इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में, पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करने का श्रेय भी इंदिरा गांधी जी को मिला। सर्वाधिक 7 बार बजट प्रस्तुत करने वाली महिला वित्त मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी महिला वित्त मंत्री जिसने सर्वाधिक 7 बार बजट प्रस्तुत किया, निर्मला सीतारमण जी ने, जिन्होंने लगातार 7 बार, जिन्होंने सर्वाधिक 7 बार बजट प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने वाली ऐसी ये पहली महिला मंत्री है। सर्वाधिक बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम है। सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? मोरारजी देसाई के नाम है। और ये 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। मोरारजी देसाई 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। इनके बाद पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 बार प्रस्तुत किया। पूर्व राष्ट्रपति की बात करें श्री प्रणब मुखर्जी, तो इन्होंने 8 बार बजट को प्रस्तुत किया। श्री यशवंत सिन्हा, इन्होंने भी 8 बार बजट प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि वित्त मंत्रियों के उस क्रम को व्यवस्थित कीजिए जिन्होंने बजट को अधिक से कम बार की ओर व्यवस्थित करना है, वित्त मंत्रियों का वह क्रम चयन कीजिए जो बजट प्रस्तुत करने के क्रम में अधिकतम से न्यूनतम की ओर है। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई होगा, उसके बाद पी चिदम्बरम का नाम आएगा, और फिर प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट बात करें बजट की भाषा को लेकर के, तो 1955 तक, 1955 की बात करें तो 1955 तक बजट को केवल अंग्रेजी भाषा में प्रिंट किया जाता। 1955 तक जो बजट था वो केवल एक ही भाषा में प्रिंट होता था और अंग्रेजी में उसको किया जाता था। लेकिन 1955 में पहली बार हिंदी में भी बजट को प्रिंट किया गया। तो हिंदी में बजट की प्रिंटिंग की शुरुआत 1955 में होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1955 से बजट दोनों भाषाओं में, बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाने लगा। तो द्विभाषीय बजट जो है, बाइलिंगुअल जिसको हम कहते हैं, द्विभाषीय बजट, इसकी शुरुआत कब होती है?
द्विभाषीय बजट की शुरुआत 1955 से होती है। 1955 तक केवल एक भाषा अंग्रेजी में बजट को प्रिंट किया जाता था, लेकिन 1955 में हिंदी में भी बजट को प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से 1955 से बजट को दोनों भाषाओं में प्रारंभ कर दिया गया। फिर बजट की अवधि की बात करें, यानी एक बजट को प्रस्तुत करने में जो समय लगने वाला है, उस समय की बात करें तो सबसे लंबी अवधि का जो बजट है, जिस बजट को पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगा, वो बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये वर्ष 2021 का बजट था। वर्ष 2021 का जो बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा अब तक प्रस्तुत किया गया सबसे लंबा बजट था। सबसे ज्यादा टाइम इस बजट को पेश करने में लगा था, और उसमें कुछ पेज को पढ़ा भी नहीं गया था। फिर बात करें जो बजट प्रस्तुत करने की जो प्राचीन ब्रीफकेस सिस्टम था, उसकी बात करें तो जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा कि बजट एक चमड़े का बैग होता था, फ्रेंच भाषा में जिसको हम चमड़े का बैग कहते थे। उस चमड़े के बैग के अंदर दस्तावेजों को डाल करके सदन में लाया जाता था, और वित्त मंत्री उनका भाषण देकर के उसको प्रस्तुत करते थे। तो इसको बाद में ब्रीफकेस से जो हमारा लाल बस्ता है, ब्रीफकेस को लाल बस्ते में परिवर्तित किया गया, और लाल बस्ते से अब जो वर्तमान में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस पर भारतीय अशोक स्तंभ युक्त ब्रीफकेस होता है। तो पुराना जो ब्रीफकेस था वो चमड़े का जो थैला बना होता था, उसके आधार पर था। बाद में उसको लाल बस्ते के अंदर लाल कपड़े में लपेट करके लाल बस्ते में लाया जाने लगा, और उसके बाद अब जो वर्तमान में बजट पेश किया जा रहा है, उसमें अशोक स्तंभ युक्त ब्रीफकेस का प्रयोग किया जाता है। अशोक स्तंभ से युक्त एक ब्रीफकेस का, एक सूटकेस का प्रयोग किया जाता है। अब उन प्रधानमंत्रियों की बात करें जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, तो अब तक ऐसे तीन प्रधानमंत्री हमारे सामने हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू 1958 के अंदर, इंदिरा गांधी जी 1970 की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार था और प्रधानमंत्री भी थे, तो 1970 के अंदर, और राजीव गांधी 1987 1987 के अंदर। तो इस प्रकार से तीन प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू 1958, इंदिरा गांधी जी 1970 और राजीव गांधी 1987 1987 में बजट प्रस्तुत करने वाले तीन प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट बात करें ब्लैक बजट, यानी भारतीय बजट सिस्टम में जो प्रस्तुत किया जाता था, उसके अंदर एक ऐसा समय आ गया जब भारतीय बजट को बहुत अत्यधिक घाटे में प्रस्तुत करना पड़ा। जो राजकोषीय और राजस्व घाटा था वो बहुत अधिक मात्रा में हो गया था, और इसका जो कारण था वो था भारत पाकिस्तान का 1971 का जो वार था, जो युद्ध था। उस युद्ध के कारण बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, और जो भारत का बजट था वो घाटे के अंदर प्रस्तुत किया गया। इस बजट को प्रस्तुत करने वाले थे यशवंत राव चौहान, जिन्होंने 1973 में बजट प्रस्तुत किया था, और ये बजट अत्यधिक घाटे का बजट था। इस कारण इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक बजट के नाम से इसको जानते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न के तौर पर पूछा जाए तो भारतीय इतिहास में वह कौन सा वर्ष है जिसके बजट को ब्लैक बजट के नाम से भी जाना जाता है? तो 1973 का जो बजट है, 1973 के बजट को किस नाम से जानेंगे? ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। फिर बात करें अंतरिम बजट की। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट अंतरिम बजट की बात करें तो जब किसी वर्ष में चुनाव करवाने हो, चुनाव नजदीक आ रहे हो, और सरकार को जब क्या हो, चुनाव नजदीक हो, और उस स्थिति में सरकार को
पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का समय नहीं हो या पूरी अवधि के लिए बजट लाया जाना संभव नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ये अंतरिम बजट लगभग 3 या 4 महीने के लिए बजट होता है। 3 या 4 महीने के लिए जो सरकार की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए अंतरिम बजट को लाया जाता है। इसकी जो घोषणाएं होती है ये सामान्य बजट की तरह लागू होती है। जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी की तरह इसकी घोषणाओं को भी लागू किया जाता है। तो अब तक बात करें तो कुल 15 अंतरिम बजट प्रस्तुत किए जा चुके हैं। भारत की आजादी से लेकर के आज दिन तक की बात करें तो कुल कितने 15 अंतरिम बजटों को प्रस्तुत किया जा चुका है। तो अंतरिम बजट राज्य का स्तर का मामला हो या केंद्र सरकार का मामला हो, जब चुनाव नजदीक हो और सरकार को इतना समय भी नहीं मिले कि वो अपने पूरे बजट को लाए, उसको पूरे प्रोसीजर से पास करवाए, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, एक अल्प समय अवधि के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो बजट होता है ये क्या कहलाता है, अंतरिम बजट कहलाता है। इसमें जो पास करने का सिस्टम है वो पूरा का पूरा सामान्य बजट की तरह ही होता है। और बाद में जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, नई सरकार का गठन होता है और सरकार का गठन होने के बाद सरकार क्या करती है, संशोधित बजट बजट या परिवर्तित बजट को लाती है। बजट के प्रिंटिंग की बात करें तो 1950 तक जो बजट था उसको 1950 का जो बजट था, वर्ष 1950 का जो बजट था ये तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई प्रस्तुत कर रहे थे। और इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले ही ये बजट लीक हो गया। वित्त मंत्री महोदय संसद में बजट को पढ़ने के लिए जैसे ही तैयार थे उससे पहले इसकी सारी प्रतियां पब्लिक के बीच में चली गई। तो ये जो लीक का सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है। और 1950 में ही जो भारतीय बजट था वो पहली और एकमात्र बार बजट लीक हुआ था 1950 में। और उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो थे सर जॉन मथाई। अब बजट में क्या होता है, तो बजट में प्राकृत प्राप्ति और व्यय होते हैं। उस वर्ष में कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा, कितनी सरकार को आय होगी और सरकार को योजनाओं पर कितना खर्च करना होगा, इन सब का जो लेखा जोखा होता है ये लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, उस सरकार का उस वर्ष का बजट कहलाता है। तो बजट का अर्थ ये हुआ कि भारत सरकार की प्राकृत प्राप्तियां और व्यय इनको दर्शाने वाला जो दस्तावेज है वो दस्तावेज क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। अब बात करें बजट की नोडल एजेंसी, आखिर बजट को बनाने के लिए उत्तरदायी कौन है। वित्त मंत्री स्वयं तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए जो टीम होती है वो आर्थिक कार्य विभाग, जो आर्थिक कार्य विभाग होता है उसके अंदर बजट प्रभाग अलग से होता है। आर्थिक कार्य विभाग का जो बजट सेक्शन है, आर्थिक कार्य विभाग का जो बजट सेक्शन है ये बजट निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होती है। क्या करती है कि सारे विभागों से उनके मांग पत्र लिए जाते हैं, एक उनको निश्चित फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट भेज दिया जाता है और प्रत्येक विभाग गत वर्ष उसको कितना आवंटित किया गया था बजट, उसमें से कितना बजट व्यय किया, उन योजनाओं के लिए और कितने बजट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी डिमांड को भेज करके इस विभाग को भेज देते हैं, आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग को भेज देते हैं। और जो बजट प्रभाग के अधिकारी हैं वो सारे मंत्रालयों की, सारे विभागों की जो डिमांड आई होती है उस डिमांड को समेकित करते हैं और उसको समेकित करके एक बजट का रूप देते हैं। बजट दस्तावेज की बात करें तो जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। किसी भी वित्त वर्ष में जब वित्त मंत्री महोदय बजट पेश करने के लिए आते हैं
तो वो एक बजट के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को रखेंगे, कौन कौन सी चीजें वो एक दस्तावेज के रूप में लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो होता है वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वर्ष भर में जो कार्य योजना होती है उसका एक विवरण होता है, उसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। दूसरा होता है अनुदान की मांगे। आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अनुदान की मांगे किस प्रकार की है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, या बिल ऑफ क्रेडिट क्या है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अनुदान की मांगे उसके अंदर रहती है। फिर लाया जाता है वित्त विधेयक। इसके बाद एफआरबीएम जो अधिनियम है, फिजिकल रेवेन्यू एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट, एफआरबीएम का जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत कुछ प्रावधान किए जाते हैं। एफआरबीएम अधिनियम के साथ एक्चुअली में एफआरबीएम जो अधिनियम है ये बजट के अंदर जो व्यय वगैरह है इनको नियंत्रित करने का एक दस्तावेज है। इसको हम डिटेल में और जब राजकोषीय पॉलिसी देखेंगे उसमें आ जाएगा। तो एफआरबीएम जो अधिनियम है इसके तहत मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एक तो ये प्रस्तुत किया जाता है। एक आता है मध्यावधि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की स्ट्रेटेजिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, रणनीतिक दस्तावेज, इनको प्रस्तुत किया जाता है। तो एफआरबीएम जो एक्ट है, इस एफआरबीएम के तहत एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को लाया जाता है, और दूसरा जो मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति होती है, इसका स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है, इसका रणनीतिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा बजट में कहां कहां से रेवेन्यू प्राप्त होगा, बजट में कहां व्यय किया जाएगा, यानी पैसा कहां से आता है। एक तो इसमें ये होता है पैसा आता कहां से है और पैसा जाएगा कहां। सरकार को इनकम कहां से होगी, किन स्रोत से पैसा आएगा और किन स्रोतों पर पैसा जाएगा। तो जो प्राप्ति बजट है उसमें पैसा आने का जो तरीका है वो बताया जाएगा, और जो बजट व्यय होता है उसमें कौन कौन सी योजनाओं पर बजट को खर्च किया जाएगा, तो इसका एक दस्तावेज होता है। इसके साथ एक होता है व्यय प्रोफाइल। तो बजट में जो जो व्यय किए जा रहे हैं उनके प्रोफाइल को दर्शाया जाता है। और लास्ट में होता है बजट एट ए ग्लांस, यानी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका एक सार प्रस्तुत किया जाता है। संक्षिप्त जो बजट होता है उसको हम कहते हैं बजट एक नजर में। नेक्स्ट बात करें बजट में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। तो जो बजट होता है वो तीन तरह की चीजों को इंक्लूड करता है अपने अंदर। प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण होता है उसमें तीन चीजों को व्यवस्थित क्रम से रखा जाता है। तीन क्रम को, एक तो पिछले वर्ष का, एक चालू वर्ष का और एक आगामी वर्ष। बजट में तीन प्रकार की चीजें लाई जाती है। आगामी कार्य योजना क्या है, यानी अगले वर्ष कौन कौन सी कार्य करने हैं, कौन सी स्कीम को चलाना है, तो वो आएगा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट के अनुमान। दूसरा, जिस वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, जो चालू वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष की बात करें तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की भारत में जो अवधि है वो क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो अवधि होती है ये वित्तीय वर्ष है। कृषि जो वर्ष अलग होता है, तो कृषि में 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 30 जून की जो अवधि होती है ये कृषि वर्ष होता है। कृषि वर्ष ये होता है। और जो सामान्य वर्ष है जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, तो वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, और कृषि वर्ष की 1 जुलाई से 30 जून की अवधि रहती है। तो हम बात कर रहे थे कि एक बजट के अंदर कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। तो बजट में तीन प्रकार के दस्तावेज होते हैं। पहला जो दस्तावेज है वो है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट के क्या अनुमान रखने होंगे उसको लेकर के। दूसरी है चालू वित्तीय वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं उस वित्तीय वर्ष में जो संशोधित अनुमान है, क्योंकि ये हमने पिछले वर्ष में बजट प्रस्तुत कर दिया था, तो उसके जो संशोधित अनुमान है वो इसमें शामिल होते हैं। और तीसरा ये होता है
कि पिछला जो हमने बजट प्रस्तुत किया था, पिछला जो बजट यानी गत वित्त वर्ष का जो बजट था, उसमें हमने जो बजट के प्रावधान किए हैं, एक्चुअली में वो कितने लागू हुए, वास्तव में उनमें से कितना उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितने लागू हुए हैं, उसमें कितनी प्राप्तियां हुई है, कितने व्यय हुए हैं। क्योंकि पूर्व में हमने केवल अनुमान लगाए थे, केवल अनुमान दिए थे, लेकिन इस बजट में उसकी वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है। तो जो तीसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पार्ट होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पिछले बजट में हमने जो व्यय का प्रावधान किया था, वास्तव में वो लक्ष्य तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका टारगेट प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अब बजट में प्राप्ति और व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। तो जो प्राप्ति और व्यय होती है, जो प्राप्ति और व्यय की बात कर रहे हैं, तो प्राप्ति और व्यय तीन प्रकार के हैं। प्राप्ति और व्यय को तीन भागों में हम दर्शाते हैं। एक होता है भारत की संचित निधि पर भारित, जिसका अनुच्छेद 266 में वर्णन है। दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी जो फंड है, उस पर ये अनुच्छेद 267 में है, 267 में। और तीसरा होता है भारत का लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट होता है, उसकी बात करें तो वो होता है 266 के पार्ट में। तो इस प्रकार से जो प्राप्ति और व्यय है, उनको तीन लेखों में दर्शाया जाता है, उनको तीन भागों में दर्शाया जाता है। और ये जो तीन भाग है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा, इन तीनों को हम और डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट बात करें संचित निधियों की, तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 266 एक में, अनुच्छेद 266 एक में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अब इस संचित निधि में धन कहां से आएगा? संचित निधि में भारत सरकार को जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे भारत की संचित निधि में जमा होते हैं। किसी भी स्रोत से यदि उसको राजस्व प्राप्त हो रहा है, तो वो राजस्व किस में आएगा? संचित निधि में जमा होगा। ट्रेजरी बिल, किसी प्रकार का ऋण है या अर्थोपाय अग्रिम लिया जा रहा है, ट्रेजरी बिल, भारत सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार का ट्रेजरी बिल से इनकम हो रही है, तो वो संचित निधि में जमा होगी। भारत सरकार अन्य देशों से या अन्य योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त कर रहा है, तो जो भी ऋण राशि है वो भी संचित निधि में जमा होगी। और तीसरा है WMA, वेज मीन एडवांस, जिसको हम कहते हैं वेज मीन एडवांस अर्थोपाय अग्रिम। तो कभी कभार क्या होता है कि सरकार को अपना व्यय चलाने के लिए RBI से एडवांस में उधार लेना पड़ता है। RBI से सरकार को अपना व्यय चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है, और ये जो उधार लिया जाता है, इस उधार को अर्थोपाय अग्रिम WMA कहा जाता है। तो WMA से यानी सरकार को जो जो इनकम प्राप्त हो रही है, चाहे वो राजस्व से आ रही है, चाहे ट्रेजरी बिल से आ रही है, चाहे किसी प्रकार का लोन सरकार ले रही है, या वो बैंक से एडवांस लोन करवा रही है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये संचित निधि का भाग है। अब क्या है कि भारत सरकार ने राज्यों को लोन दे रखा था, भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों को अलग अलग स्कीम्स के लिए लोन दे रखा था। अब वो राज्य या वो देश भारत को लोन पुनः चुकाते हैं, यानी वो उधार ले गए थे और अब उधारी की वापस चुकत हो रही है। तो वो जो ऋण से भुगतान प्राप्त हो रहा है, ये ऋण से प्राप्त होने वाला जो भुगतान है, ये भी भारत की संचित निधि में समेकित होगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के राजस्व, ट्रेजरी बिल हो, ऋण हो, या बैंकों से एडवांस लिया गया हो, या ऋण भुगतान जो पूर्व में किए गए थे उनसे पुनः प्राप्ति हो रही हो, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये सारे के सारे संचित निधि के आय के स्रोत हैं। अब संचित निधि से व्यय कैसे किया जाएगा? संचित निधि से जब पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको खर्च करने का भी कोई तरीका देना होगा। तो संचित निधि से व्यय करने के लिए
जो हमारे पास तरीके हैं, हम जो भारत सरकार है वो ऋण का भुगतान कर सकती है। भारत सरकार क्या कर सकती है, जो उसने ऊपर ऋण उधार लिए थे उसमें से वो ऋण का भुगतान कर सकती है। राज्य सरकारों को ऋण दे सकती है, राज्य सरकार को आवश्यकता है, और केंद्र सरकार राज्यों को ऋण प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार से, और इस कार्य को करने के लिए कौन अधिकृत है, इसको हर राज्य कर नहीं सकता, हर विभाग इस काम को कर नहीं सकता। तो जो संचित निधि है, संचित निधि से व्यय करने के लिए संसद को अधिकृत किया गया है। यानी संचित निधि से व्यय करना है तो व्यय करने के लिए जो भारतीय संसद है वो इसको ऑथोराइज है, वो इसको व्यय कर सकती है। नेक्स्ट बात करें लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट की। जो पब्लिक अकाउंट्स है उनकी बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स में जो आय का स्रोत है संचित निधि को छोड़ दें। अभी हम जो बात कर रहे थे संचित निधि की, उस संचित निधि को छोड़ दें और उसके अलावा किसी भी प्रकार से आय हो रही है, संचित निधि को छोड़ करके अन्य किसी भी तरीके से, जैसे बात करें भविष्य निधि जीपीएफ की, या कोई आपने लघु बचत कर रखी है तो उस लघु बचत का संग्रहण होगा, या कुछ विशेष प्रकार के जो व्यय हो जाते हैं, जैसे सड़क निर्माण का कार्य है, कोई डेवलपमेंट करवाया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा है, इन पर जो व्यय वगैरह होते हैं, इनसे जो इनपुट मिलते हैं, इनसे जो इनकम होती है, वो सारे के सारे लोक लेखा पर निर्भर करते हैं। अब इसका व्यय कैसे किया जाएगा, तो व्यय करने के लिए अवसंरचना निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए लोक लेखा से बजट इश्यू किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं या शिक्षा पर कोई व्यय करना है तो इसके लिए बजट का प्रावधान कहां से होगा, लोक लेखा से होगा। तो जो लोक लेखा का फंड है उससे किसी भी प्रकार के अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, इसके लिए बजट का प्रावधान रहता है। और इसकी खासियत यह है कि राज्य सरकार इसका जब भी केंद्र सरकार जब भी इसको व्यय करना चाहे तो उसे संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, जब भी वो इसको व्यय करना चाहे व्यय कर सकती है। और व्यय करते समय इसको पूर्व में अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं है। लोक लेखा से जो पब्लिक अकाउंट से जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, उसको खर्च करने से पहले संसद की उसको स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। खर्च करने के बाद उसका जो ब्यौरा होता है वो प्रस्तुत कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें आकस्मिक निधि, जो कंटेंजेंसी फंड है, यानी जैसे ही इसका नाम है आकस्मिक, क्या नाम है, आकस्मिक। कंटेंजेंसी जो फंड है, इस कंटेंजेंसी फंड का अर्थ यह है कि कोई अचानक से ऐसी आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो गई जहां हमें व्यय करना आवश्यक है, ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए थे उस योजना के, उस समस्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन अचानक से क्या करना पड़ा, हमें इस प्रकार का कोई व्यय करना पड़ गया, तो उसके लिए जो आकस्मिक निधि है इसका यूज किया जाता है। और जो संविधान का अनुच्छेद है 267(1), 267 का जो पहला भाग है ये आकस्मिक निधि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 267(1) में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। इसमें बात करें आय या ऋण प्राप्त करने के स्रोत की, तो वर्ष 2021-22 तक इसमें 500 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित था। 500 करोड़ रुपए का जो फंड है ये निर्धारित था 2021-22 तक, लेकिन 2021-22 में इसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। जो 500 करोड़ का बजट था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, अब उसको कर दिया गया 30,000 करोड़ रुपए। जो 2021-22 तक 500 करोड़ का था, इसको 2021-22 के बाद आकस्मिक निधि का जो बजट है उसको 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।
अब इसमें राशि कहां से आती है? तो जो भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 है, आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत ये प्रावधान किया गया है। इसको एक अलग फंड के रूप में रखा जाता है। अब व्यय की बात करें तो अप्रत्याशित व्यय यानी ऐसे व्यय जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की गई थी, जिसके बारे में कभी कोई सोचा नहीं था और अचानक से इस प्रकार के व्यय आ जाते हैं, तो उसको करने के लिए कौन सी है? हमारे पास कंटिजेंसी जो फंड है, आकस्मिक निधि का यूज किया जाता है। अब समस्याएं अचानक से आई है, समस्याएं अचानक से आई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे ही फंड पड़ा है उसको लेकर के हम दौड़े, उसको हमने यूज कर लिया। नहीं, इसको यूज करने से पहले संसद से इसकी परमिशन लेनी होती है। आकस्मिक निधि का आप उपयोग करना चाह रहे हैं तो आकस्मिक निधि को पहले संसद को बताना पड़ता है कि हमें इस प्रकार की आवश्यकता है और आकस्मिक निधि से व्यय करने की जरूरत है। तो उस प्रस्ताव को संसद में रखा जाता है, संसद का पूर्व अनुमोदन करवाया जाता है और अनुमोदन के बाद में ही आकस्मिक निधि से व्यय करना संभव होता है। नेक्स्ट बात करें बजट के प्रोसेस की, तो ये तो वो चीजें थी कि बजट में कौन कौन से दस्तावेज शामिल होते हैं, बजट में आय व्यय के स्रोत क्या होते हैं, बजट के अंदर निधियां कौन कौन सी होती है, इसकी बात कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है ये है बजट की प्रोसेस। जैसे आर्थिक प्रभाग के द्वारा बजट को तैयार कर लिया गया, तो उस बजट को संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पूरे पास होने की यानी अंतिम रूप से उसमें से व्यय करने की जो अनुमति है, उसका जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। तो जो पहला स्टेप है, जो सबसे पहला काम ये है कि जब बजट को तैयार कर लिया गया है तो बजट के तैयार में बड़ी गोपनीयता रखी जाती है। 1950 में जैसे जॉन मथाई के साथ हुआ, उसके बाद बहुत ही सिक्योर मामला हो गया और जो भी बजट से जुड़े हुए, बजट बनाने से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो कार्मिक जुड़े हुए हैं, उनको बजट फाइनल होने के बाद यानी बजट की प्रक्रिया शुरू होती है बनने की, वहां से लेकर के जब तक बजट को फाइनल प्रिंट करके और सदन में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक एक कमरे के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर बड़े आराम से उनको रखा जाता है और बजट प्रस्तुत करने की पूर्व संध्या पर उनको हलवा सेरेमनी भी करवाई जाती है। मीठा हलवा बना करके उनको सबको प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा भी रही है। उसको काफी ट्रेंड में रहा है हलवा सेरेमनी। तो हलवा सेरेमनी के बाद अगले दिन जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले जो वित्त मंत्री है वो संघीय बजट को लोकसभा में लेकर के आते हैं। बजट को हमेशा लोकसभा के सदन पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा को बजट प्रस्तुत करने का सदन नहीं मान सकते, राज्यसभा में कभी भी बजट को प्रस्तुत नहीं कर सकते। हाँ, चर्चा में वो जब उसका डिस्कशन होता है तो वो बात की प्रोसेस है, लेकिन बजट हमेशा जो प्रस्तुत होता है वो हमेशा लोकसभा में होगा। संघीय बजट को हमेशा लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पढ़ा जाता है, एक भाषण के रूप में रखा जाता है और ये जो बजट सत्र है उसके पहले दिन ये काम समाप्त हो जाता है और उसके बाद अगले दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद उसमें जो जो स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट पर चर्चा की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाद में निर्धारित होती है। केवल बजट को पढ़ करके और सदन को अगले दिन की कार्यवाही के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट दिन जब वापस सदन की शुरुआत होती है बजट पर चर्चा के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा, अब चर्चा की बात हो रही है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों पर इस बजट की चर्चा होती है। चर्चा में दोनों सदन भाग लेते हैं, अलग अलग दोनों सदनों में से चर्चा भी होती है। 3-4 दिन अमूमन इस पर चर्चाएं चलती है, 3 से 4 दिन बजट पर डिस्कस किया जाता है और डिस्कस करने के बाद बजट को जो मंत्रालय स्थायी समितियां हैं उन स्थायी समितियों को बजट को भेज दिया जाता है। यानी पहले सांसद महोदय बैठ करके उस पर वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और कुछ विभागों की, कुछ मंत्रालयों की तो चर्चा हो जाती है, लेकिन सारे मंत्रालयों की चर्चा एक साथ संभव नहीं है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि जो बजट होता है उस बजट को
संसद की जो स्थायी समितियां हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। संसद की जो स्थायी समितियां हैं वो इस बजट पर डिस्कस करती है, अच्छी तरीके से एक एक डिमांड, एक एक मांग और एक एक प्रोविजन जो उसमें किए गए हैं, सारे प्रोविजन की वो जांच करती है। और प्रोविजन को जांच करने के बाद वापस जैसे ही लोकसभा का सत्र आउट होता है, वापस जब लोकसभा बैठती है तो लोकसभा में इन मांगों को रखा जाता है। लोकसभा में जो समिति की मांगे थी उन मांगों को वापस रखा जाता है। तो लोकसभा में कुछ मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो जाती है, उसके बाद मतदान करवा करके और सदन को क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। और सदन के स्थगित होने के बाद की अवधि में जो समितियां हैं, ये समितियां बजट का प्रतिवेदन तैयार करती है, बजट को पढ़ करके उसकी जो फाइंडिंग्स है वो सामने लाती है। और उसके बाद जैसे ही वापस सदन स्टार्ट होता है तो उसमें अलग अलग विभागवार, मंत्रालयवार जो चीजें हैं बजट को रखा जाता है। और बजट को रखने के बाद मंत्रालयों की जो अनुदान मांग है उन पर चर्चाएं होती है। और चर्चा करने के बाद सभी विभागों की संभवतः चर्चाएं नहीं होती है, कुछ विभागों के जो बड़े बड़े विभाग हैं उनकी चर्चाएं हो जाती है। और फिर सारे मंत्रालयों की जो मांग है उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है और एक साथ ही उनको अनुमोदित कर दिया जाता है। यहाँ एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं गिलोटिन। गिलोटिन प्रक्रिया इतिहास में काफी चर्चित शब्द रहा है, गिलोटिन। तो यहां जो गिलोटिन वर्ड है इसका अभिप्राय ये है कि जब लोकसभा में बजट पर चर्चा हो रही है, इस बजट चर्चा के दौरान सभी मंत्रालयों की मांग पर एक साथ चर्चा करना संभव नहीं है। तो कुछ जो चर्चाएं हो जाती है और शेष जो विभागों की मांग रहती है, शेष जो विभाग है या शेष जो मंत्रालय है, शेष मंत्रालयों की अनुदान मांगों को एक साथ रखा जाता है, एक साथ में रखा जाता है अनुदान मांगों को एक साथ। और ये कहा जाता है कि सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को स्वीकृत कर लिया गया है। तो क्या किया जाता है, सारे मंत्रालयों की जो जो चर्चाएं नहीं हो पाई है उन सारे मंत्रालयों के जो अनुदान मांगे हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके पारित कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। तो प्राचीन समय में जब राजा के खिलाफ लोग चले जाते थे, फिर उनको इकट्ठा करके सामूहिक फांसी का जो सिस्टम था वो गिलोटिन के नाम से प्रचलित हो गया था। तो यहाँ भी बजट में गिलोटिन का अर्थ है कि वो मंत्रालय जिनकी अनुदान मांगों पर संसद में चर्चा नहीं हो पाई उनको एक साथ इकट्ठा करके पारित हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें बजट अनुमोदन के पद। अभी जो हमने बजट चक्र देखा इसमें कुल 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप के अंदर बजट को पास किया जाता है। कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहले तो यह है बजट का प्रस्तुतिकरण। जैसे ही बजट तैयार हो जाता है तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। और लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बजट पर आम चर्चा। जैसे ही बजट प्रस्तुत किया उसके अगले 1 या 2 दिन बाद सदन जब वापस जुड़ता है तो उस समय बजट पर डिस्कस होता है, इसको हम कहते हैं बजट पर आम चर्चा। फिर क्या होता है, डिस्कस करने के बाद विभागीय जो स्थायी समितियां हैं, विभागीय स्थायी जो मंत्रालय समितियां हैं, संसद की समितियों को ये बजट ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो समितियां इस पर डिस्कस करती है और डिस्कस करके क्या करती है, बजट को ले आती है। विभागीय समितियों के प्रतिवेदनों पर मतदान। जैसे ही विभागीय समितियों के द्वारा फाइंडिंग्स निकाली जाती है, बजट के अनुदानों की जो मांगे हैं उनके औचित्य को तय किया जाता है। तो औचित्य को तय करने के बाद जो प्रतिवेदन बना करके वो लाती है, इन प्रतिवेदनों को संसद में मतदान के लिए रखा जाता है। उपस्थित सदस्य
जो इन अनुदान मांगों के पक्ष में होते हैं वो बहुमत के आधार पर इसको तय किया जाता है। सदन का जो सभापति होता है वो ये पूछता है कि इस मांग पर जो सदस्य सहमत है वो हाँ कहें, जो सहमत नहीं है वो ना कहें। तो इसमें जो सत्ता पक्ष होता है वो मजबूत रहता है और वो सत्ता पक्ष क्या करता है, इन प्रतिवेदनों को पारित करवा लेता है। विनियोग विधेयक का पारित होना, डिसइन्वेस्टमेंट बिल जिसको हम कहते हैं, विनियोग विधेयक अभी आगे आएगा। और वित्त विधेयक का पारित होना। बजट का जो अंतिम चरण है वो है वित्त विधेयक। यदि वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो ये माना जाता है कि अब सरकार इस बजट में से जो जो प्रावधान किए गए हैं उनके लिए व्यय कर सकती है। तो जैसे ही वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो इसके साथ ही माना जाता है कि बजट पूर्णतः पारित हो गया। वित्त विधेयक के पारित होते ही बजट को पूर्ण पारित मान लिया जाता है। बजट के प्रस्तुतिकरण की बात करें तो सबसे पहले लोकसभा में वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत के बाद बजट को राज्यसभा में भेज दिया जाता है और सामान्य बहस के अंतर्गत बजट की जो प्रमुख नीतियां होती है, इन नीतियों और साधारण सिद्धांतों पर बहस की जाती है। और यहाँ जो सदस्य है वो सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के, कौन कौन सी नीतियां, राजकोषीय और जो आर्थिक नीति है उन पर वो क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट बात करें बजट पर जो आम चर्चा है, दूसरा स्टेप। तो इस चरण में जब बजट पर बहस प्रारंभ होती है और होने के बाद लोकसभा में जो सदस्य है वो 3 से 4 दिन तक, सदस्य 3 से 4 दिन तक बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद इनका गहन विश्लेषण होता है और विश्लेषण के बाद जो लोकसभा की विभागीय समितियां होती है उन समितियों को बजट को सौंप देते हैं। और ये जो समितियां हैं ये जैसे ही इन समितियों के पास में बजट चला जाता है तो सदन को 3 से 4 सप्ताह के लिए इसको स्थगित कर दिया जाता है और इस स्थगन काल में समितियां क्या करती है, बजट पर वापस रिसर्च कर लेती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच, तो बजट की बहस जैसे ही समाप्त हो जाती है इसके बाद सदन विभागीय समितियों को बजट को गहन विश्लेषण के लिए सौंप देता है और गहन विश्लेषण विचार करने के बाद समिति प्रत्येक विभाग से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं इनका प्रतिवेदन तैयार करती है। इनका वो क्या करती है, प्रतिवेदन तैयार करती है और वापस सदन के सामने उसको प्रस्तुत कर देती है। फिर बात करें विभागीय समितियां जो प्रतिवेदन ला रही है, इन प्रतिवेदनों पर मतदान करवाया जाता है। जैसे ही विभागीय समितियां प्रतिवेदन लेकर के आएगी, प्रतिवेदन लोकसभा में रखा जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय की मांग पर अलग अलग मतदान करवाया जाता है और मतदान भारित मदों को छोड़कर अन्य मदों पर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि जो भी भारित मद हैं, कौन सी बाद में देखेंगे अभी और नेक्स्ट स्टेप में, कि जो भी भारित मद हैं इन भारित मदों पर किसी भी प्रकार का मतदान नहीं होता। जो जो प्रभारित है, भारित मद हैं उन पर किसी भी प्रकार का मतदान नहीं होता। भारित मदों को छोड़ करके अन्य मदों पर ही क्या करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है। और सरकार की जो मांग है उस पर विपक्षी दल कभी सहमत होता ही नहीं। सरकार जो मांग लेकर के आती है उस पर यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो फिर विपक्ष का औचित्य खत्म हो जाता है। सरकार को घेरने का, सरकार को बंदी बनाने का, सरकार को मजबूती से पकड़ने का जो सोर्स होता है वो बजट ही होता है। और इस बजट के दौरान वो क्या करते हैं, विपक्ष जब नाखुश हो जाता है, विपक्ष जब नाराज हो जाता है, नाखुश होता है, तो वो हंगामा करने लगता है और हंगामा करते हुए क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव लाता है, कट मोशन लाता है। और ये जो कटौतियां हैं ये 3 प्रकार की, विपक्ष के पास एक प्रकार से सरकार को झुकाने का, सरकार को दबाव बनाने का जो हथियार है वो बजट है। और बजट में भी जो कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं ये कटौती प्रस्ताव एक बहुत बड़ी वेपन की तरह काम करते हैं। देखिए कौन से हैं, 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव है। 3 प्रकार से कटौतियां 3 प्रकार से विरोध करते हैं। पहला होता है नीतिगत कटौती। कौन सा, नीतिगत कटौती। ये क्या होता है, विपक्ष सरकार की नीतियों को पसंद नहीं करता। सरकार जो बजट में नीतियां लेकर के आई है
उसको विपक्ष पसंद नहीं करता, वो उसको चाहता ही नहीं है कि जो नीतियां लाई है विपक्ष के हिसाब से, नजरिए से वो नीतियां गलत साबित हो सकती है, तो विपक्ष हमेशा इनका विरोध करता है। विपक्ष क्या करता है, सरकार की जो नीतियां हैं इन नीतियों के प्रति असहमति प्रकट करता है, और इस प्रकार की जो कटौती प्रस्ताव है इसके तहत जो अनुदान है उसकी मांगों को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है। यदि ये नीतिगत कटौती का प्रस्ताव पास हो जाता है तो जिस पॉलिसी के खिलाफ या जिस नीति के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था उसकी जो अनुदान मांगे हैं उसको घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है। फिर बात करें हम सांकेतिक कटौती, जिसको हम टोकन कट कहते हैं। सांकेतिक केवल संकेत होता है, इसका अर्थ किसी का बड़ा विरोध करना नहीं है, किसी को व्यापक तरीके से विरोध। तो इसमें देखिए क्या करता है, विपक्ष के विरोध के कारण कुल जो अनुदान मांगे, जितनी भी अनुदान मांगे हैं, सारी अनुदान मांगों में से 100 रुपए की कटौती की जाती है। एक संकेत के तौर पर कटौती की जाती है, और ये कटौती कितनी होती है, 100 रुपए की कटौती। तो जब नीतिगत कटौती है तो नीतिगत कटौती में अनुदान की मांगों को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है, और जब सांकेतिक कटौती की बात आती है तो सांकेतिक कटौती में क्या किया जाता है कि जो अनुदान मांगे जितनी भी है, सारी अनुदान मांगों को मिला करके उसमें से 100 रुपए की कटौती की मांग की जाती है। लास्ट है आर्थिक कटौती। तो कटौतियों के 3 साधन है। तीसरा है आर्थिक कटौती। इसमें क्या किया जाता है कि मांग की जो राशि है उस पर एक निश्चित राशि कम करने के लिए कहा जाता है। ये ऐसा नहीं कह रहे कि 100 रुपए काट लीजिए 1 रुपए कर दीजिए। इसमें यह कहा जाता है कि एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित राशि तक इसमें से राशि की कटौती कर लीजिए, और इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी नीति का विरोध करना नहीं होता। आर्थिक कटौती क्या है, किसी नीति का विरोध करना नहीं है। इसमें यह होता है कि जो मांग है वो वास्तविक कटौती है, जो अनुदान मांग रखी है उसमें वास्तविक कटौती होनी चाहिए, और जो वास्तविक कटौती है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से होनी चाहिए। आर्थिक रूप से उस कटौती को लागू करना इनका उद्देश्य होता है, किसी नीति का या विरोध दर्ज नहीं करवाया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इतना कुछ करता है, इतना कुछ करता है, वो 3-3 प्रकार के प्रस्ताव लाता है, विपक्ष सदन को घेरने का प्रयास करता है, लेकिन जो सिस्टम है वो भाई साहब बड़ा खराब है। और सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार पर कोई आंच नहीं आती, सरकार पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आती, सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भले तीनों ही कटौतियों को लागू करवा दीजिए, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें विनियोग विधेयक का पारित होना। तो संविधान का जो अनुच्छेद 114 है, अनुच्छेद 114 है, इसके अनुसार भारत की जो संचित निधि है, इस संचित निधि से किसी भी यदि धन को निकालना है, अनुच्छेद 114 ये बात करता है कि भारत की संचित निधि में जो धन इकट्ठा हुआ है उस धन में से यदि आपको 1 रुपया भी यूज करना है, उसमें से कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा। कौन सा बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, यानी धन विनियोग बिल। कौन सा बिल, धन विनियोग बिल। ये बिल आपको लाना होगा, और इस बिल के माध्यम से ही आप संचित निधि से धनराशि को व्यय कर सकते हैं। तो इस विधेयक को लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगों तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होते हैं। ये जो विनियोग विधेयक होता है, इस विनियोग विधेयक में क्या होता है कि हम पीछे पढ़ रहे थे, लोकसभा के द्वारा अनुदान मांगों को स्वीकृत किया जा रहा था। तो जो भी लोकसभा के द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांगे हैं, वो अनुदान की मांगे और उसके साथ साथ संचित निधि पर जो जो व्यय करने हैं, संचित निधि से जितने भी व्यय किए जाने हैं, उन सारे व्यय को इस विनियोग बिल के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। तो एक प्रकार से ये कहें कि जो विनियोग बिल है, ये अनुदान मांगों को और संचित निधि को खर्च करने का सर्टिफिकेट, लोकसभा सर्टिफिकेट दे देती है कि अनुदान मांगों को और जो संचित निधि में इकट्ठा हुआ है इसको अब आप खर्च कर सकते हैं। और जो खर्च करने का सर्टिफिकेट है वो एक प्रकार से कौन सा है, एप्रोप्रिएशन बिल है।
जो ये विनियोग विधेयक है, इसको हम कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि संचित निधि में से व्यय के लिए विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देना। विनियोग विधेयक जैसे ही पारित होगा तो सरकार को कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि अब वो संचित निधि में से और अन्य प्रावधानों में से बजट को खर्च करे। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को पारित करना। इसको वित्त विधेयक, ये जो अंतिम चरण है, ये बजट पारित होने का क्या है, अंतिम चरण होता है। और इसके अंतर्गत सरकार पर टैक्स लगाने या टैक्स को समाप्त करने, सरकार कौन कौन से टैक्स लगाएगी या कौन कौन से कर हटाएगी, ये किस में रहता है, ये वित्त विधेयक के अंदर शामिल होता है। तो ये जो वित्त विधेयक के कर प्रस्ताव जो होते हैं, इसको सामान्यतः कर प्रस्ताव भी कहा जाता है कि कौन कौन से कर लगाने हैं, कौन कौन से करों को हटाना है। तो ये जो कर प्रस्ताव है, ये किस विधेयक के द्वारा, वित्त विधेयक के द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और इन कर प्रस्तावों के या वित्त विधेयक के पारित होने पर यह मान लिया जाता है कि सरकार का जो कंप्लीट बजट है वो पास हो गया, संपूर्ण बजट इससे पारित मान लिया जाता है। अब बजट से संबंधित कुछ प्रमुख मांगे हैं, उनकी हम बात करें कि बजट की जो हमने बात कर ली कि बजट इस प्रोसेस में सदन में से पारित होता है, फिर उसमें से वित्त विनियोग जो विनियोग विधेयक है उसकी परमिशन ली जाती है, राज्यसभा के अंदर भी इसमें डिस्कस होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे मांगे होती है जो आकस्मिक पैदा हो जाती है, या उनका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, या कम मात्रा में प्रावधान किया गया है, आवश्यकता बढ़ गई है, या सरकार नई गठित होने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, लेखा अनुदान प्रस्तुत करना है, तो वो लेखा अनुदान में आ गया। बजट हमने पूर्ण बजट प्रस्तुत कर दिया लेकिन उसको पास होने में समय लग जाता है। जैसे कि बजट पास हुआ, वित्तीय वर्ष तो 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 31 मार्च को ही समाप्त हो गया, तो 1 अप्रैल को सरकार उसमें से पुराने बजट में से तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारा का सारा बजट क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो इस परिस्थिति में सरकार क्या करती है, लोकसभा के सामने एक विधेयक लाएगी और ये कहेगी कि हमें जो नया बजट है उसकी राशि का अनुमोदन हो तब तक खर्च करने की अनुमति दी जाए, तो उसके लिए भी प्रस्ताव लाए जाएंगे। तो इस प्रकार बजट से संबंधित कुछ मांगे होती है, इसकी हम बात करें। सामान्यतः वित्तीय वर्ष में पारित बजट सभी खर्च के लिए पूर्ण नहीं होता, कभी भी बजट पूरा नहीं होता। जिस मांग के लिए जितना बजट दिया जाता है वो आर्थिक स्रोतों को ध्यान में रख करके दिया जाता है और खर्च करने के लिए पूरा नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार अतिरिक्त बजट की मांग भी की जाती है। तो अतिरिक्त बजट की बात करें, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास अतिरिक्त बजट। तो जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा का सृजन किया, यहां ध्यान रखना है क्या करना है, हमें किसी नई सेवा का सृजन करना है, कोई नई सर्विस हम लाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, किसी नई सेवा का सृजन कर रहे हैं, नई सेवा का सृजन कर रहे हैं, नई सर्विस को हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसका पहले बजट में कोई उल्लेख नहीं था, सरकार का कोई विचार नहीं था, लेकिन वर्ष के बीच में कोई नई सेवा को सृजित करने की आवश्यकता महसूस हो गई। नई सेवा की हम बात कर रहे हैं, और जब नई सेवा को गठित करना है और उसका बजट में पहले से कोई प्रावधान नहीं है, खर्च के लिए उसकी राशि की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, अतिरिक्त मांग किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की नई सेवा को सृजित करने के लिए संसद के सामने एक अतिरिक्त मांग प्रस्तुत करनी होगी, तो जिसकी कल्पना बजट के निर्माण के समय नहीं की गई थी, और ऐसे खर्च को अतिरिक्त मांग के रूप में लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा इस प्रकार की नई मांग को सहमति देती है। दूसरी है अनुपूरक मांग। तो अनुपूरक मांग में क्या होता है, सप्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। जब बजट हमने प्रस्तुत कर दिया और बजट प्रस्तुत करने के बाद ये पता चला
कि जिस बजट को हमने प्रस्तुत किया है वो उस संबंधित योजना के लिए वित्तीय वर्ष में पर्याप्त नहीं, उस वित्तीय वर्ष में वो बजट पर्याप्त नहीं है। तो संसद द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया है, स्वीकृत किया गया जो धन है वो अनुमानित होता है, और कोई कार्य विशेष के लिए धन स्वीकृत वित्तीय वर्ष में यदि कम पड़ जाए, क्या हो जाए, वित्तीय वर्ष में यदि वो धन कम पड़ जाए तो उस कम धन की पूर्ति के लिए लोकसभा में अनुपूरक मांग को प्रस्तुत किया जाता है। मान लिया कि आपने किसी स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा, और 100 करोड़ का व्यय करने के बाद आपको पता चला कि अभी तो इसमें 25 करोड़ रुपए और आवश्यकता है, या 50 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, तो आप उस अतिरिक्त जो राशि है 25 करोड़ या 50 करोड़, इस राशि के लिए एक बिल लाएंगे, और ये जो बिल होगा ये अनुपूरक डिमांड कहलाएगी। अब बात करें ज्यादा मांग, क्या होता है कि किसी योजना के लिए हमने राशि निर्धारित की और उस योजना पर काम करना शुरू किया, और काम करते करते हमें ये पता चला कि राशि पर खर्च 75 करोड़ करने थे और हमने 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। राशि पर जो निर्धारित राशि थी उससे ज्यादा खर्च कर दिया, कार्य को रोक नहीं सकते थे, आवश्यक प्रवृत्ति का कार्य था, और कार्य के लिए जितनी राशि निर्धारित थी उस राशि से हमने क्या किया, अतिरिक्त राशि को खर्च कर दिया। तो इस अतिरिक्त राशि को कहां से लाएं भाई, अपने पास से तो देने से रहे, या ऐसा तो है नहीं कि जो विभाग काम करवा रहा था वो इधर उधर से करके राशि को सेट कर ले और फिर जैसे होगा वैसे, नहीं, जो राजकीय राशि है उसका एक एक पाई पाई का हिसाब देना जरूरी होता है। इस केस को वापस लोकसभा में लाया जाता है, इस केस को लोकसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा में तो बजट पास हो चुका है भाई, बाकी तो हम दे रहे हैं, अनुपूरक मांग दे रहे हैं, खर्च हो गया या और खर्च करने की आवश्यकता है लेकिन अभी स्कीम पूरी नहीं हुई, उस स्थिति में तो अनुपूरक मांग ला सकते थे। बजट हमारे पास में था, बजट हमने खर्च कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, खुले हाथ से हमने खर्च किया, बजट ज्यादा खर्च हो गया, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, लोकसभा को तो बताना पड़ेगा, बिना लोकसभा को बताए काम हमारा चलेगा नहीं। हम लोकसभा को बताएंगे लेकिन लोकसभा क्या करेगी, सीधे सीधे परमिशन नहीं देगी। अगला जो वित्तीय वर्ष होगा, अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उस वित्तीय वर्ष के लिए इसको ले जाएगी, यानी जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा राशि खर्च हो जाती है तो सरकार लोकसभा से अगले वित्तीय वर्ष में इसकी अनुमति लेती है। इस बार तो हमने खर्च कर दिया, जैसे तैसे खर्च हो गया, सरकार को हमने बता दिया, लोकसभा को बता दिया, तो लोकसभा कहेगी अभी इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, अगला जब आप बजट लाएं तो इस राशि को वहां शो कर देना, इसका हम प्रावधान वहां करवा देंगे। अब बात करें अपवाद अनुदान की, तो क्या होता है, सामान्य वर्ष में जो खर्च करने के लिए लक्ष्य तय होते हैं उन लक्ष्यों से हट करके, जो सामान्य वर्ष के खर्च होते हैं उन खर्च से हट करके कभी कभार अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। जिस मद के लिए बात हमने कर रखी थी उस मद से हट करके कभी कभार क्या है, सामान्य बातों से हट करके खर्चा हो जाता है, और इसके लिए सरकार क्या करती है, अपवाद अनुदान की मांग रखती है। किसी विशेष और निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार अनुदान की मांगे रखती है जो कि सामान्य वर्ष में खर्च होने से अतिरिक्त होते हैं। सामान्य वर्ष में जितने अनुदान मांगे थी उनसे कुछ मांगे हट करके होती है, अतिरिक्त मांगों को किया जाता है, और ये जो होता है ये क्या कहलाते हैं, अपवाद अनुदान कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रत्यय अनुदान, वोट ऑन क्रेडिट। क्या होता है वोट ऑन क्रेडिट, अब जिस स्कीम के लिए हमने वर्ष में बजट का प्रावधान कर रखा था लेकिन अभी बजट की प्रक्रिया चल रही है और हमें तुरंत बजट की आवश्यकता पड़ गई, बजट पारित हो रहा है, काम चल रहा है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है, अपनी प्रक्रिया से पारित होगा, लेकिन हमें क्या हुआ, तुरंत खर्च करने की आवश्यकता पड़ गई। यानी किसी वित्तीय वर्ष के अंदर किसी आवश्यक कार्य के लिए यदि धन की त्वरित आवश्यकता हो, क्या आवश्यकता हो, तुरंत आवश्यकता हो, लंबे प्रोसेस से धन निकल करके आएगा, पूरी प्रोसीजर से आएगा, तो उस आवश्यकता के लिए जब हमें जरूरत थी उस समय मिल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, त्वरित आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो
मांग की जाती है वो प्रत्यय अनुदान की मांग कहलाती है। और ये एक प्रकार से जो कार्यपालिका जो सरकार होती है, सरकार के लिए ब्लैंक चेक होता है, एक खाली चेक होता है। सरकार को एक प्रकार से फ्री हैंड कर दिया जाता है कि ये आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए एक चेक की तरह आपको मिल रहा है, इसमें राशि आप भर लीजिए, इसको आप खर्च कर लीजिए। तो एक प्रकार से प्रत्यय अनुदान क्या होता है, सरकार के लिए ब्लैंक चेक कहलाता है। नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट। इसकी हम बात करें, वोट ऑन अकाउंट जिसको हम लेखा अनुदान कहते हैं, तो जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और जो बजट है वो अभी भी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर चक्कर काट रहा है, वहां से बाहर नहीं निकला है। सरकार को क्या करना है, अपनी योजनाओं को चालू रखना है, बंद नहीं कर सकती। और जब योजनाओं को चालू रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सरकार को लोकसभा के सामने एक बिल लाना पड़ेगा और उससे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो बजट है उसको पारित होने में समय लगेगा, तो इस बजट का 1/6 भाग, कितना, इस बजट का 1/6 भाग जो राशि है, जो हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, इस बजट का 1/6 भाग जो राशि है वो हमें खर्च करने के लिए दे दीजिए, आप चर्चा बाद में करते रहना। और क्या होता है कि ये जो राशि होती है ये सामान्यतः 2 महीने में व्यय करनी होती है। तो लोकसभा सरकार को बजट प्रक्रिया पूर्ण होने तक खर्च उपलब्ध कराती है। इस खर्चे के लिए इस खर्चे के लिए लोकसभा सरकार को धन व्यय करने की एक अनुमति प्रदान करती है। ये एक वर्ष के समस्त व्यय का, एक वर्ष के समस्त व्यय का अधिकतम कितना हिस्सा होता है, अधिकतम छठा हिस्सा, 1/6। कुल जो बजट है वित्तीय वर्ष का, उस बजट का छठा भाग लोकसभा उसको व्यय करने की अनुमति दे देती है। और ये जो अधिकतम अधिकतम कितने समय में, 2 माह के अंदर इसको व्यय करने का समय दिया जाता है। और बाद में जब बजट चर्चाएं, बजट पारित हो जाता है तो ये उसके अंदर शामिल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा को बजट पर क्या अधिकार है भाई। केवल लोकसभा लोकसभा पढ़ रहे हैं कि लोकसभा में बजट को लाया जाता है, लोकसभा में चर्चाएं होती है, लोकसभा इसको स्थायी समितियों को सौंप देती है, समितियां वापस लाती है, गिलोटिन करवाते हैं, बजट के ऊपर विनियोग और वित्त विधेयक को पारित करके बजट को पारित करवा देते हैं। तो भाई 2 सदन है, सदन कितने हैं, 2 सदन है। दूसरा सदन क्या कर रहा है, क्यों उसमें अपने प्रतिनिधि नहीं है क्या। दूसरा जो सदन है वो केवल मूक दर्शक, उस सदन को बजट पर कोई ज्यादा हक नहीं है, केवल हाँ में हाँ मिलाने का काम करता है, ज्यादा विरोध करेगा, ना भी दे देगा तो भी उसको वहां कुछ मिलना नहीं है। यानी ये बात हम करें तो जो राज्यसभा है उसको ज्यादा कोई अधिकार बजट चर्चा पर नहीं। क्या क्या होता है देखिए, कि राज्यसभा को अनुदान की मांगों पर चर्चा करने का हक तो है, अधिकार तो है, लेकिन अनुदान मांगों पर कटौती करने का कोई अधिकार नहीं, विरोध नहीं कर सकती, विरोध करने का उसको हक नहीं है। जैसे लोकसभा में 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते थे, लेकिन यहां राज्यसभा को कटौती प्रस्ताव लाने के कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। तो क्या होगा, राज्यसभा के द्वारा कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, और कटौती प्रस्ताव नहीं हो सकते तो राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा को हमने यहां भी बांध रखा है, और यहां इसलिए बांध रखा है कि राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा बजट को अपने पास रख भी नहीं सकती, 14 दिन से ज्यादा बजट को अपने पास में रख भी नहीं सकती। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर बजट को वापस सहमति असहमति के साथ लोकसभा को लौटाना होता है, और लोकसभा को नहीं लौटाती है तो लोकसभा ने जिस रूप में राज्यसभा को बजट भेज दिया था उसी प्रारूप के अंदर बजट को पास हुआ मान लिया जाता है। तो एक प्रकार से ये कहें कि जो राज्यसभा है वो मात्र बजट के मामले में क्या है, कठपुतली, किसी भी प्रकार के इसको अधिकार नहीं है।